आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो मुख्य रूप से 3 कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध का हम सूत्र जानते हैं, प्रतिरोध बराबर होता है ρl अपॉन ए, जहाँ रो प्रतिरोधकता होती है पदार्थ की, जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, स्मॉल एल लंबाई होती है और ए क्षेत्रफल होता है। तो हम देखते हैं तीनों राशियां क्या है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, ये दोनों इलेक्ट्रोड, ये सेल को दर्शाया गया छोटा सा चित्र है सेल का, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और इसके अंदर एक विद्युत अपघट भरा हुआ है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, ये रही दूरी, ये स्मॉल लाइन, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी, क्योंकि आर समानुपाती क्या है, एल के है, एल ज्यादा होगा आर ज्यादा होगा, एल कम होगा आर कम होगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान उतना ही अधिक होगा और दूरी जितनी कम होगी आंतरिक प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा। उसका कारण ये है कि दोनों के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी तो रास्ते में विद्युत अपघट आएगा, विद्युत अपघट आएगा तो आवेशों को विद्युत अपघट के अणुओं से टक्करें ज्यादा होंगी, ज्यादा टक्करों के कारण प्रतिरोध का सामना ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए स्मॉल आर का मान ज्यादा होगा। यदि एल कम है तो प्रतिरोध का सामना कम करना पड़ेगा आवेशों को, यानी इसके विद्युत अपघट के अणुओं से टक्करें उतनी कम हो पाएंगी क्योंकि उनके बीच की दूरी कम रहेगी। फिर आता विद्युत अपघट में डूबे हुए इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर। इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल है जितना ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर डूबा रहेगा उतना ज्यादा डूबा रहेगा तो उतना कम होगा प्रतिरोध, क्योंकि इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जितना ये कम होगा उतना ही ये अधिक होगा। तो क्षेत्रफल जितना कम डूबा होगा प्रतिरोध का मान उतना अधिक होगा, क्षेत्रफल जितना अधिक डूबा रहेगा प्रतिरोध का मान कम होगा। उसका कारण ये है कि जितना अधिक ये डूबा रहेगा तो उसके हिसाब से जो आवेश रहेगा वो इस पर आगे, मतलब इसके बीच में जो रहेगा इलेक्ट्रोड जो दिए गए हैं, इन इलेक्ट्रोडों का जितना अधिक से अधिक डूबा रहेगा उसमें, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उस स्थिति में प्रतिरोध का सामना उसे कम करना पड़ेगा, किसको, आवेशों को। तो स्मॉल आर के मान ए के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी क्षेत्रफल ज्यादा। कौन सा क्षेत्रफल, जो इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट में डूबे हुए हैं उसका क्षेत्रफल। ठीक है। तीसरा आता है विद्युत अपघट की सांद्रता पर। अब सांद्रता से मतलब क्या है, सांद्रता से मतलब है कि अगर जितना ज्यादा ये गाढ़ा विलयन होगा विद्युत अपघट तो उसकी सांद्रता उतनी ज्यादा होगी। सांद्रता ज्यादा होगी तो उसमें क्या होगा, प्रति एकांक आयतन में जो परमाणु हैं उस विद्युत अपघट के वो ज्यादा होंगे। ज्यादा परमाणु होंगे तो इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा परमाणुओं से टकराएंगे, तो उस स्थिति में प्रतिरोध का सामना ज्यादा करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में रो का मान ज्यादा होगा तो आर का मान ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं विद्युत अपघट जितना सांद्र होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा आंतरिक प्रतिरोध सेल का। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए प्रतिरोध कम रखना है, धारा ज्यादा चाहिए है, क्योंकि हम क्या जानते हैं, धारा I बराबर V अपॉन आर के, आर का मान जितना ज्यादा धारा का मान उतना कम, आर का मान कम तो धारा का मान ज्यादा। हम चाहते हैं आर का मान कम तो हमें रो का मान कम रखना पड़ेगा, रो का मान कम रखेंगे तो क्या होगा, हमें विलयन तनु लेना पड़ेगा, यानी पतला विलयन लेना पड़ेगा, यानी विद्युत अपघट की सांद्रता कम लेनी पड़ेगी, तो प्रतिरोध का मान कम रहेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता 3 मुख्य बिंदुओं पर निर्भर करती है। याद रखने के तरीके इस सूत्र स्मॉल आर बराबर ρl अपॉन ए। अब चलते हैं ईवी और आर में संबंध। ई क्या है, विद्युत वाहक बल है सेल का, वी है टर्मिनल ऊर्जा जो बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर होती है, स्मॉल आर है इसका आंतरिक प्रतिरोध। हमने एक विद्युत परिपथ ये बना रखा है, इसमें ये सेल का विद्युत वाहक बल ई है, एक सेल दिया गया है, ये बाह्य प्रतिरोध आर है और ये स्मॉल आर जो है इसकी सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। जब हम यहाँ कुंजी के को दबाएंगे, यह एक स्विच लगा दिया हमने, जिस स्विच को हम ऑन करेंगे तो ये परिपथ क्या हो जाएगा, बंद। जैसे ही परिपथ बंद होगा तो धारा की पहली शर्त पूरी हो जाएगी कि धारा के लिए परिपथ का बंद होना जरूरी है। दूसरी शर्त क्या है, जिस बिंदु ये रहा बाह्य प्रतिरोध, तो बाह्य प्रतिरोध ये प्लस से जुड़ा है तो ये प्लस होगा। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है, ये मान लो नहीं है तो ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है तो ये किससे जुड़ा है, इस सिरे से। तो इस बाह्य प्रतिरोध के दो बिंदुओं के बीच विभव में क्या आ गया अंतर, धन है तो यहाँ धनात्मक विभव होगा, ये ऋण है तो यहाँ ऋणात्मक विभव होगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं V बराबर Q अपॉन या तो होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 R होता है या 4 पाई एप्सिलॉन 0 D होता है। तो ये आवेश प्लस है तो विभव क्या होगा, प्लस होगा, तो ये
प्लस के कारण प्लस विभव होगा, माइनस के कारण माइनस विभव होगा। दो बिंदुओं के बीच यहाँ विभव में अंतर आ गया, धारा अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होगी। इस तरह से इस परिपथ में धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। जब धारा प्रवाह होगी तो ये प्रतिरोध के सिरों पर जो विभव पतन होता है जिसे हम टर्मिनल वोल्टा कहते हैं। कैसे निकालते हैं, इस यहाँ पर हमें विभव निकालना है तो इस प्रतिरोध में से बहने वाली धारा और इस प्रतिरोध का गुणनफल दोनों क्या कहलाते हैं, ये टर्मिनल वोल्टा कहलाती है। इसी प्रकार से इस पर विभव पतन निकालना है तो इसमें से बहने वाली धारा और इस प्रतिरोध का गुणनफल, तो ये स्मॉल भी लिखा है I × R के बराबर, ये कैपिटल। अब हम क्या देखते हैं, ओम का नियम क्या कहता है, I = V/R। किसी प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है वो भी I × R के बराबर होता है। तो I = V/R, ये क्या आ गया प्रतिरोध, ये आपका ओम के नियम से आ गया I का मान। हमने क्या देखा, अगर मान लो एक से ज्यादा सेल होते तो हम कुल सेल का विद्युत वाहक बल निकाल लेते, सभी सेलों का मिलाते। चूंकि एक ही सेल है तो हमने लिख दिया सेल का विद्युत वाहक बल E। अब धारा बराबर विभव बटे प्रतिरोध के, तो यहाँ विभव से मतलब है विद्युत वाहक बल से। तो कुल प्रतिरोध निकाल लें हम पहले, तो कुल प्रतिरोध क्या है, ये R और ये R, ये कैसा क्रम है, श्रेणी क्रम। तो इस R में ये R जुड़ जाएगा क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ जाते हैं। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा, चूंकि ये बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरा एक श्रेणी क्रम है। तो इस श्रेणी क्रम में प्रतिरोध के मान जुड़ जाते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध, तो ये हो गया r प्लस R। तो ये हो गया परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब धारा बराबर क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध के। तो धारा की जगह आ गया I, कुल विद्युत वाहक बल कितना है, E है सेल का, और कुल प्रतिरोध भी हमें निकालना है r प्लस R के। तो ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में I = V/R है, समीकरण 2 में I = E/R प्लस R है। इनके बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे, या ये कह सकते हो इस I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V/R। तो हमने I की जगह लिख दिया V/R बराबर E/R प्लस R। अब हमने क्या किया है, इनका कर दिया है इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई, या तिरछे में हमने गुणा कर दिया, त्रिय गुणा। और इस तरह से हमें क्या मिलेगा, V का गुणा पहले R में तो V × R का, V का गुणा r में तो V × r के, R का गुणा E में तो E × R के। हमें क्या निकालना है, r। तो हम V × R को यहीं रखेंगे, VR को उधर ले जाएंगे, तो ER - VR। तो इसमें से दोनों में से R कॉमन आ गया, क्या बचा E - V। तो इस V का हो जाएगा अब भाग, तो r बराबर E - V/V × R के। अब इस R को हम चाहे तो अपॉन में ले सकते हैं, तो क्या आ गया, r बराबर E × V, E - V/V/R। ये V था और ये अपॉन R आ गया। तो ये क्या मिल गया हमें, E - V/V/R के। और ये V/R किसके बराबर है, I के। तो हम V/R की जगह अगली लाइन में क्या लिख सकते हैं, I, तो E - V/I। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, V का भाग इसमें हमने ले लिया तो E/V, इस V का भाग इसमें ले दिया तो V से भी कट जाएगा -1, तो r बराबर। तो इन तीन सूत्रों में से कोई सा भी एक सूत्र आप लिख सकते हो। इस तरह से हम E, V और R में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें क्या देखना है, हमारे पास सेल है, कई बार हम सेल से धारा लेते हैं, कई बार हमें सेल को धारा देनी पड़ती है। दोनों में फर्क क्या है, जब सेल आवेशित है और हमें सेल से धारा लेनी है तो हम उसे सेल से जब हम धारा लेते हैं तो धीरे धीरे सेल क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। जैसा कि आप क्या देखते हैं, सेल हो या बैटरी हो, हमारे मोबाइल के अंदर बैटरी होती है, उस मोबाइल को हम धीरे धीरे अगर हम इस्तेमाल करते रहते हैं तो वो बैटरी क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, जिसे हम निरावेशन कहते हैं। तो ये वो निरावेशन वाली स्थिति है। ये हमारे पास एक बैटरी है, एक सेल है, और इस सेल से और ये बाह्य जो परिपथ है जिसका प्रतिरोध R है उसे हम धारा दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सेल क्या होगा, धीरे धीरे निरावेशित होगा। तो जब सेल निरावेशित होता है तो सेल धारा देता है बाह्य परिपथ को, बाह्य को देगा तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, सेल निरावेशित होगा। ऐसी स्थिति में जो सूत्र, जब ऐसी इसमें जो सूत्र लागू है यहाँ से, वो क्या आएगा, यहाँ से सेल का विद्युत वाहक बल किसके बराबर आएगा, इस V = IR के प्लस ये V = IR के, यानी V + I × R के। ये कैसे आया, हमने पहले एक एग्जाम्पल भी लिया था पिछले वाले वीडियो में, जिसमें कहा था कि यहाँ से अगर कोई एक धारा प्रवाहित होती है तो यहाँ पर जो विभव पतन होगा प्लस यहाँ पर जो विभव पतन होगा, यानी श्रेणी क्रम में अगर दो से ज्यादा प्रतिरोध लगे हैं, ये हमने ले लिया, अभी हमने आंतरिक प्रतिरोध को यहाँ पे ले दिया, यहाँ से श्रेणी क्रम में। तो जब श्रेणी क्रम में होते हैं तो इनके सिरों पर जो विभवांतर होता है, उस विभवांतर का जो मान होता है
बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर, जिसे हम क्या लिखते थे शुरू में, जब हमने ई नहीं पढ़ा था तब हम वी पढ़ा था, तो वी बराबर क्या लिखते थे हम V1 प्लस V2, जब हमने प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम पढ़ा था। चूंकि हम पढ़ चुके हैं विद्युत वाहक बल क्या होता है, इसलिए हम ई लिखते हैं उसको। तो ई बराबर क्या आया V1 प्लस V2, तो यहाँ ई बराबर क्या आया V1 प्लस V2 का मान क्या है, इसके सिरों पर इसमें से बहने वाली धारा I और इस प्रतिरोध का गुणनफल I इंटू आर, तो यह आ गया I इंटू आर। यहां पर क्या होगा I इंटू आर का मान, ये आएगा, यहां पर क्या आएगा, ये आएगा, और ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो ये V1 का मान, ये V2 का मान और ये E का मान। अब इस IR की जगह क्या लिख सकते हैं हम V, क्यों, क्योंकि IR किसका मान है, इसका, और इसका विभवांतर हमने क्या लिया है इसमें V, तो ये आ गया V प्लस I इंटू आर बराबर E। ये सूत्र आ गया हमारे पास। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी ऐसा होगा, जब बैटरी को हम निरावेशित करेंगे या बैटरी से धारा लेंगे, तब हमेशा बाह्य परिपथ में ये जो टर्मिनल वोल्टता है, इस टर्मिनल वोल्टता जो हमें इसके सिरों पर मिल रही है, इसके लिए बैटरी का विद्युत वाहक बल का मान हमेशा इस V से अधिक रहना चाहिए, तभी अधिक विभव से कम विभव की ओर धारा का प्रवाह होगा। तो 2 पॉइंट याद रखने हैं, एक तो E बराबर V प्लस IR, दूसरा सेल धारा देता है, किसको देता है, बाह्य परिपथ को। ये बाह्य परिपथ है और ये आंतरिक प्रतिरोध यानी अंदर का परिपथ हो गया। दूसरा आता है सेल का आवेशन। अब मान लो आपकी मोबाइल की बैटरी अब डिस्चार्ज हो गई है, अब आप उसको क्या करना है, चार्ज करना है। चार्ज करना है यानी आवेशित करना है। तो सेल को आवेशित कैसे करोगे, निश्चित रूप से जब हम इसे आवेशित करेंगे तो धारा इसके अंदर से प्रवाहित होगी, तो इसका मतलब ये सेल क्या करेगा, धारा लेगा, और यहाँ सेल क्या कर रहा था, धारा दे रहा था। तो अब ये सेल धारा लेगा, और जब ये धारा लेगा तो निश्चित रूप से इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है, जिसे हम टर्मिनल वोल्टता कह रहे हैं, अब यहाँ का विभव बैटरी के या सेल के विभव से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ क्या है V, यहाँ पे भी V था, ये V इससे कम था तो धारा यहाँ बह रही थी। अब ये V ज्यादा है और ये कम है तो धारा बहेगी अधिक विभव से कम विभव की ओर। तो इस प्रकार से V का मान E से ज्यादा होना चाहिए। और अब ये जो सूत्र आएगा वो क्या आएगा, इसका मान क्या था, यहाँ दिस प्लस दिस, ये विभवांतर प्लस ये विभवांतर बराबर E के। अब ये किसके बराबर होगा, V बराबर ये प्लस ये, इसका विभवपतन, तो ये होगा E प्लस I इंटू आर के। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सूत्र टर्मिनल वोल्टता ये रहेगी, यानी बाह्य जो जहां से हम बैटरी चार्जर है या सेल है, ये सेल चार्जर है, उसका क्या होना चाहिए विभवांतर V, और ये E प्लस IR के। E क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल। तो हमेशा V का मान E से इसमें अधिक होना चाहिए जब हम इस सेल को या बैटरी को चार्ज कर दें। यहाँ होता क्या है, सेल धारा लेता है बाह्य परिपथ से, जबकि उसमें क्या था, सेल धारा देता था बाह्य परिपथ को। अब हमें क्या देखना है, सेलों का संयोजन। संयोजन है ना जोड़ना। तो हम किसी परिपथ में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ें या समांतर क्रम में जोड़ें, ये इस बात पर निर्भर करता है कि संयोजन का जो बाह्य प्रतिरोध है वो आंतरिक प्रतिरोध से कम है या अधिक है। दूसरा, हमें क्यों जरूरत पड़ रही है, कभी कभी हमें किसी परिपथ में उच्च विभवांतर या प्रबल धारा की आवश्यकता होती है, यानी धारा का मान अधिक चाहिए या विभवांतर हमें अधिक चाहिए। इस वजह से हम सेलों को श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो आवश्यकता क्या है, उच्च विभवांतर या प्रबल धारा की आवश्यकता की वजह से हम सेलों को अलग अलग क्रम में जोड़ते हैं, समांतर या श्रेणी क्रम में। दूसरा, किस बात पर निर्भर करेगा कि हम कौन सा संयोजन यूज करें, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि बाह्य प्रतिरोध का मान सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध से कम है या ज्यादा है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले श्रेणीक्रम संयोजन किसे कहते हैं। श्रेणीक्रम संयोजन में हम क्या करते हैं, हमारे पास मान लो एक सेल है, दूसरा सेल और है हमारे पास एक, इस सेल का विद्युत वाहक बल भी E है, ये स्मॉल r, ये विद्युत वाहक बल E और ये स्मॉल r। ये पहला सेल है और ये दूसरा सेल है, ये पहला और ये दूसरा। तो या तो हम इसको ऐसा लिखें कि अगर हम इस सेल को हमने यही लिखा है, ये बना दिया, अब इस सेल के साथ हमें श्रेणीक्रम में उपयोग करना है। तो पहले सेल का जो दूसरा टर्मिनल है दूसरे सेल के पहले टर्मिनल से जुड़ेगा। ये दूसरा है, ये पहला टर्मिनल, ये दूसरा किससे जुड़ा है, दूसरे सेल के पहले से जुड़ा है। अब दूसरे सेल का जो दूसरा टर्मिनल है वो अगले सेल के पहले से जुड़ेगा, बीच में आंतरिक प्रतिरोध आ जाएगा।
और इस तरह से अंतिम जो ऋणात्मक टर्मिनल है वो बैटरी के ऋण सिरे से और पहले वाले का धनात्मक टर्मिनल, सॉरी, ये अंतिम टर्मिनल और ये पहला टर्मिनल बाह्य प्रतिरोध आर से जुड़ जाता है। कैसे जोड़ना है श्रेणी क्रम में? पहले सेल का दूसरा टर्मिनल, दूसरा सिरा दूसरे सेल के पहले सिरे से जुड़ेगा, दूसरे सेल का दूसरा सिरा तीसरे सेल के पहले से जुड़ेगा। ये बड़ा वाला सिरा है वो पहला सिरा है पॉजिटिव। पहले सेल का ऋणात्मक टर्मिनल दूसरे के धनात्मक से जुड़ेगा, दूसरे का ऋणात्मक तीसरे के धनात्मक से, तीसरे का ऋणात्मक चौथे के धनात्मक से, लास्ट टर्मिनल का ऋणात्मक और ये पहले का धनात्मक बाह्य परिपथ के प्रतिरोध से जुड़ जाएगा। तो कैसे जोड़ना है अब आप समझ गए होंगे कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस से जोड़ते जाने हैं। लास्ट का जो ऋणात्मक टर्मिनल है और पहले वाले का धनात्मक बाह्य प्रतिरोध से जुड़ जाएगा। अब क्या होगा, इन सेलों में सभी सेल श्रेणी क्रम में धारा धनावेश से बाह्य परिपथ में ऋणावेश की ओर प्रवाहित इस तरह से होती है। तो अब हमें ज्ञात करना है कि ये हमारे लिए ये जो संयोजन है वो उपयोगी कब होगा, ठीक है, और कब उपयोगी नहीं होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है और इसमें सेलों की संख्या जो है वो N है। परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल हम क्या देखते हैं, जब हम अगर देखें पुरानी जो टॉर्च आती थी उनमें सेल डलते थे, उनमें सेल इस तरह से डलते थे। एक सेल ये है, एक और सेल है हमारे पास, ठीक है, ये सेल 1.5 वोल्ट का है, ये भी 1.5 वोल्ट का है। तो अगर ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस और इसका प्लस और माइनस हमने ऐसे जोड़ दिए तो इनके विद्युत वाहक बल आपस में जुड़ जाते हैं, प्लस माइनस अगर इस तरह से। अगर हमने टर्मिनल बदल दिए तो विपरीत हो जाएगा। फिर तो क्या होगा, सब के सब इनके विद्युत वाहक बल जुड़ जाएंगे। तो n सेल है तो क्या हो जाएगा, E प्लस n इंटू ई के बराबर। 2 सेल है तो 2e, 3 है सेल है तो E प्लस ई 3e, और n सेल है तो E प्लस यानी NE। तो सेलों का यानी परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल क्या हो गया, NE। कुल आंतरिक प्रतिरोध, चूंकि सबके सब प्रतिरोध कैसे हैं, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ जाते हैं तो क्या आ गया, R प्लस R का मान होगा 2R, प्लस R होगा तो 3R, और N बार है तो NR हो जाएगा। बाह्य प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R। परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो गया, बाह्य प्लस आंतरिक, ये सबके सब कैसे हैं, श्रेणी क्रम में, तो इसलिए जुड़ जाएंगे R प्लस NR। धारा I बराबर परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल कितना है, N इंटू E, और कुल प्रतिरोध कितना है, R प्लस NR, ये आ गया। अब इस समीकरण में हमें ये देखना है संयोजन हमारे लिए लाभकारी होगा या नहीं होगा। तो विशेष स्थितियां हैं। सबसे पहली स्थिति है कि अगर स्मॉल r जो है यानी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में 2 बार लेस देन का साइन है, इसका मतलब है बहुत कम है, बहुत कम, इतना कम है कि लगभग 0 के बराबर। तो हम स्मॉल r को क्या करेंगे, 0। ये समीकरण नंबर 1 में जहां स्मॉल r है वहां क्या रख देंगे हम, 0। तो I बराबर NE अपॉन R प्लस 0। तो क्या मिला, ये 0 इसमें जुड़ गया, R हो गया। तो N इंटू ई अपॉन आर, N इंटू ई अपॉन आर। ई अपॉन आर क्या है, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध को हमने क्या मान लिया है, 0। तो ई अपॉन आर क्या होगा, एक सेल से बहने वाली धारा। तो ये क्या होगा, I बराबर N इंटू एक सेल, यानी एक सेल से बहने वाली धारा इंटू N गुना। मान लो 10 सेल है तो 10 गुना हो जाएगी धारा। एक सेल से धारा ले रहे हो और 10 सेल से ले रहे हो तो 10 गुना हो जाएगी उसकी, क्योंकि एक सेल से बहने वाली धारा इंटू N सेलों की संख्या 5 है तो 5 गुना, 10 है तो 10 गुना, N है तो N गुना। तो इस स्थिति में हमें धारा उच्च धारा मिल गई है, प्रबल धारा मिल गई है, ठीक है, और सेलों को श्रेणी क्रम में। तो ये संयोजन हमारे लिए क्या होगा, उपयोगी हो गया। अब यदि इसके ठीक विपरीत हो, R का मान अभी क्या था, कैपिटल R से कम था, लेकिन अगर R का मान कैपिटल R से क्या हो, बहुत ज्यादा, तो कैपिटल R क्या हो गया, बहुत कम, कैपिटल R हो गया बहुत कम, यानी बाह्य प्रतिरोध का मान क्या हो गया, बहुत कम, आंतरिक प्रतिरोधों का मान क्या हो गया, बहुत अधिक हो गया। तो ऐसी स्थिति में इसको हमने R को 0 रख दिया उसी सूत्र में, कैपिटल R का मान 0। तो NE अपॉन NR, N से N कट जाएगा, E अपॉन आर। ई अपॉन आर क्या होगा, जब कैपिटल R 0 है तो E अपॉन आर यानी एक सेल से बहने वाली धारा। तो ये हो गई I बराबर एक सेल से बहने वाली धारा। इसका मतलब है कि ऐसी स्थिति में हमने n साल सेल लगा दिए, लेकिन धारा क्या मिल रही है, एक सेल से जितनी धारा मिल रही है उतनी n सेल से मिल रही है। तो जब हमें एक सेल से ही उतनी धारा मिल रही है तो हमें n सेल श्रेणी क्रम में लगाने की क्या जरूरत है। इसलिए इस तरह का जो संयोजन होगा वो हमारे लिए अनुपयोगी होगा, यानी इसका हमें इस तरह से सेलों को श्रेणी क्रम में लगाने से कोई फायदा नहीं। तो हम कब लगाएंगे सेलों को श्रेणी क्रम में, जब बाह्य प्रतिरोध का मान
आंतरिक प्रतिरोध के मान से बहुत अधिक हो तो हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। यदि बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से बहुत कम है तो हम कभी भी सेलों को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ेंगे। अच्छा, अभी हमने क्या देखा था कि सेल जो है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल क्या था, ई था, और प्रतिरोध का मान क्या था, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर था। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक सेल ये है, इसका विद्युत वाहक बल E1 है और इसके प्रतिरोध का मान R1 है, दूसरा सेल है, इसका विद्युत वाहक बल E2 है और प्रतिरोध का मान R2 है, और इस तरह से n सेल जुड़े हैं और सबको हमने बाह्य परिपथ से जोड़ दिया है, बाह्य प्रतिरोध से हमने जोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में हम इसमें से बहने वाली धारा को कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसको ज्ञात करने का हम आपको तरीका बता रहे हैं। वो ये है, सेलों के विद्युत वाहक बल E1, E2, E3, En है, आंतरिक प्रतिरोध R1, R2 से लेके Rn तक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चूंकि सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो हमने कहा था प्लस माइनस जो भी होंगे इस तरह से सबके मान जुड़ जाएंगे। हो सकता है बीच वाला जो सेल है उसके टर्मिनल प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस जुड़े हों। अगर उल्टे जुड़े हैं तो आपको इसका चिन्ह पलट देना है। समझ रहे कैसे? एक तो जुड़ा है ऐसे, दूसरा जुड़ा है ऐसे, और तीसरा जुड़ गया ऐसे। ठीक है, तो अगर ये E1 है, ये E2 है, तो ये माइनस E3 कहलाएगा। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो E1, E2 और माइनस E3 जो भी हो, उल्टा जुड़ा हो तो माइनस चिन्ह ले लेना है। तो ये सबके सब हम क्या करेंगे, कुल विद्युत वाहक बल EQ बराबर E1 प्लस E2 प्लस और En तक। कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, सबके सब श्रेणी क्रम में है, आंतरिक प्रतिरोध तो जुड़ जाएंगे, R1 प्लस R2 Rn तक आ जाएंगे। बाह्य प्रतिरोध का मान कैपिटल R। अब ये सूत्र हमेशा आप याद रखें, I बराबर कुल विद्युत वाहक बल किसका, पूरे परिपथ का, और कुल प्रतिरोध किसका, पूरे परिपथ का, जिसमें आंतरिक प्रतिरोध भी आ जाएगा और बाह्य प्रतिरोध भी आ जाएगा। तो कुल विद्युत वाहक बल क्या है, EQ लिखा है, तुलना के लिए EQ लिखते हैं ना, EQ। तो ये EQ आ गया अपॉन R प्लस REQ, ये भी तुल्य प्रतिरोध है आंतरिक। EQ किसके बराबर है, E1 प्लस E2 प्लस 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 सो ऑन, और R की जगह R आ गया, REQ R1 प्लस R2। इस तरह से हम, अगर सेल जो है हमें अलग अलग मान के दिए हैं और उनके आंतरिक प्रतिरोध भी अलग अलग है, तो हम उनमें से बहने वाली धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं कि बाह्य परिपथ में से या इस परिपथ में से कुल धारा कितनी प्रवाहित होगी।